लड़ाइयाँ कई बार युद्ध के मैदान में ही नहीं जीती जाती हैं, जीत जो है कूटनीतिक आधार पर भी होती है। इसी तरह से भारत की जीत होते नज़र आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से किस तरह से, अभी हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी जो बांग्लादेश की सीमा है, उसके कुछ सीमावर्ती इलाके हैं, उस पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है कुछ इलाकों पर। अभी अराकान आर्मी क्या है, कैसे कैसे इसकी पृष्ठभूमि है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। डेली या 2-3 दिन में मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब से बांग्लादेश की सरकार गिरी है, या कह सकते हैं शेख हसीना की जो तख्ता पलट हुआ है, मोहम्मद यूनुस वहाँ पर जो है उन्होंने सरकार को अपने हाथ में लिया है, तब से वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। ख़ास तौर से हिंदूज़ के लिए जो इस्कॉन मंदिर या वो ग्रुप है, वहाँ पर जो मंदिर हैं या हिंदूज़ के जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर कब्जा किया जा रहा है, कह सकते हैं उन पर हमला किया जा रहा था। तो ये काफ़ी चीज़ें चल रही थी। उसी बीच में अराकान आर्मी की एंट्री होती है। ये अराकान आर्मी कौन है? ये हिंदूज़ और जो बौद्ध हैं उनकी समर्थित आर्मी है, जो इनका मानना है कि कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रहा है बांग्लादेश। और ख़ास तौर से वहाँ जो म्यांमार वाले लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उनके उस सब पर हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे ये इसकी पृष्ठभूमि है। तो चौतरफा घिरने लग गया है मोहम्मद यूनुस। ये आपकी टाइम्स नाउ या नव भारत की न्यूज़ है। ये और न्यूज़ है CNN की, इसने भी इसको कवर किया है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। न्यूज़ क्या है, इस मैप में मैं आपको कुछ साइट दिखा रहा हूँ। जैसे ये रखाइन प्रांत है, ये जो रखाइन प्रांत है म्यांमार वाला, यहाँ पर इस अराकान आर्मी का मोस्टली कब्जा है, कह सकते हैं, यहाँ पर इसका डोमिनेंट है। यहाँ आप देखेंगे तो ये म्यांमार का बॉर्डर है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और यहाँ इधर हम देखेंगे तो ये इंडिया है। तो इंडिया के जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, वहाँ से म्यांमार की सीमा लगती है। इधर जो अराकान आर्मी का मेन प्रांत है, रखाइन प्रांत, उसकी सीमा यहाँ से बांग्लादेश से लगती है। तो इसी सीमा के सीमावर्ती जो राज्य हैं इसके बांग्लादेश के, वहाँ पर कुछ पर कब्जा करने का दावा किया है इस आर्मी ने। ठीक है, तो इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। अगर आप देखें भारत के, तो भारत के जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नागालैंड की, मणिपुर या मिजोरम की बात करें, तो ये किससे लगते हैं? ये भारत के प्रांत हैं, उत्तर पूर्वी वाले, ये पूर्वोत्तर प्रांत जो म्यांमार से लगते हैं। इधर बांग्लादेश आ जाता है, जो बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से, और बांग्लादेश की सीमा हमारे इधर इंडिया से भी लगती है। तो ये मैप आपने देखा होगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है इधर के स्टेट हैं। तो इन सब पर चर्चा करेंगे, कैसे कैसे इन्होंने कैप्चर किया है बांग्लादेश के एरिया को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये प्लान जो 50% वाला है। अनअकैडमी के फाउंडेशन डे पर ये आया था, 50% ऑफ का, इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो 9 महीने अगर आप पे करेंगे तो 9 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। टोटल आपको 9 महीना पे करने के बाद 18 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। 12 महीने का पे करेंगे, 12 का एक्सटेंशन यानी कि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 18 का पे करेंगे, 18 महीने का एक्सटेंशन, और 36 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 50% ऑफ चल रहा है, 23 दिसंबर तक है ये। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, क्लासेस मिल जाएंगी सारी, PDF वगैरह, डेली प्रैक्टिस सेट, सब कुछ इसमें आपको फ्री मिलने वाला है। अगर आप 2026-27 या 26-27 में इंग्लिश या हिंदी के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो शिखर बैच स्टार्ट हुआ है आपका, हिंदी बैच है, लाइव हो चुका है, आप इसमें जाइए। आरंभ बैच है 2026 के लिए, इंग्लिश बैच है। इग्नाइट बैच 2026 के लिए इंग्लिश बैच है, और आगाज 2027 के लिए है, ये भी इंग्लिश बैच है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ आप में इसको अनलिमिटेड मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शनल लेना है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, PSIR, सोशियोलॉजी, ये स्टार्ट हो चुके हैं, आप कुछ स्टार्ट होने बाकी हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनअकैडमी का ये SOP है, आप सब जानते हैं। अब आपके लिए मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम आ गया है, क्योंकि आपको पता है मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो मॉक इंटरव्यू आपको कराए जाएंगे। आप अगर इधर देखेंगे तो अनअकैडमी के कुछ टॉपर्स हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 2023 में दी है, 2023 में 3, 18वीं रैंक भी दी है 2023 में, 54 दी है, 39 दी है, और भी बहुत सारी रैंक अनअकैडमी ने दी है। ये टॉपर्स हैं, तो आप भी UPSC का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। DF कैसे भरा जाएगा, कैसे उसका एनालिसिस होगा, वो सारा कराया जाएगा। एक्सपीरियंस पैनल है, डिटेल फीडबैक आपको दिया जाएगा, करंट अफेयर्स क्लासेस दी जाएंगी, ये सारा इसमें हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको लेना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, तो आप कोड यूज कर सकते हैं PAUPSC। तो जो डिस्काउंट 50% आपको मिल रहा है, उसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी आपको मिलेगा, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, उनका पतन हुआ है, बांग्लादेश म्यांमार की सीमा पर तनाव इस टाइम अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि
आपने देखा होगा बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर काफ़ी हमले हो रहे हैं, वहाँ काफ़ी अराजकता फैली हुई है। तो जो अराकान आर्मी है वो हिंदू और जो बौद्ध लोग हैं उनकी समर्थित आर्मी है, तो वो इनका बदला ले कह सकते हैं आप लोग, या वो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है चरमपंथ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो रिपोर्ट क्या कहती है? म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी है, इसने बांग्लादेश टेक्नॉफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश का जो टेक्नॉफ एरिया है वहाँ के कुछ हिस्सों पर इसने कब्जा कर लिया है। ये टेक्नॉफ एरिया वही है जहाँ म्यांमार और जो बांग्लादेश है उसका बॉर्डर की जो मैंने आपको जगह दिखाई थी, वहीं पर ये टेक्नॉफ एरिया है। ये किसका है? बांग्लादेश वाला एरिया है, यहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया है। और कब्जा करके अभी और भी ये आगे बढ़ रहे हैं, और भी खतरा है इनका। ये जो इलाका है न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन एक तो सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, रोहिंग्या शरणार्थी शिविर वहाँ पे लगे हुए हैं। एक तो वहाँ पर रोहिंग्याओं के शरणार्थी शिविर लगे हुए हैं, दूसरा वहाँ पर एक सेंट मार्टिन आइलैंड है। ये इन दोनों के पास वाला एरिया है। सेंट मार्टिन आइलैंड ये वही है जिस पे अमेरिका ने अधिकार मांगा था कि हमें यहाँ पर दे दो, बांग्लादेश से अधिकार मांगा था कि हमें यहाँ पर अधिकार दे दो, हम यहाँ पर अपना वो बेस बनाएंगे और उसके बाद जो है चाइना को रोकने का उसका मकसद था, लेकिन बांग्लादेश ने दिया नहीं था। तो ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है, लेकिन बांग्लादेश ने इस पर कब्जा नहीं दिया, किसको? अमेरिका को। तो अब ये उसके पास में आ गए हैं। तो अब और ज़्यादा खतरा लग रहा है कि ये आर्मी अगर यहाँ तक पहुँच गई तो, और ये जो शरणार्थी स्तर है इसके पास भी पहुँच चुकी है। इस आर्मी का ये कहना है कि ये जो शरणार्थी स्थल है रोहिंग्या वाला, यहाँ पर काफ़ी कट्टरपंथी लोग इसके अंदर हैं जो हिंदुओं के खिलाफ भड़काना ये इस तरह के एक्शन लेते हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो इस वजह से वो इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बांग्लादेश के लिए ये भी खतरा है कि जो शरणार्थी स्थल है, जो वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको खतरा है, वहाँ पर बहुत सारे काम हो सकते हैं। फिर इस आर्मी का कहना है कि ये जो लोग हैं रोहिंग्या शरणार्थी, इनमें ऐसे लोग भी हैं जो अलकायदा से संबंध रखते हैं, यानी कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम होगी बांग्लादेश को वो सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ इसके बढ़ने से होगी, क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देख लें तो आपको दिख रहा होगा ये म्यांमार है, ये इसकी बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, इंडिया के साथ लगती है। तो इंडिया के जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उनकी सीमा इससे लगती है। यहाँ पर ये वाला एरिया है जहाँ थोड़ा सा कब्जा किया गया है, और अभी ये आर्मी अंदर को बढ़ रही है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है अपने ही जो देश है उसमें इतनी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं कि उनके लिए अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जो टेक्नोफ वाला एरिया है और कोक्स बाजार की सीमा पर अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच कई बार गोलीबारी होती रहती है। कोक्स बाजार आपने पहले कई बार न्यूज़ में सुना होगा। ये कोक्स बाजार वही वाला एरिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोक्स बाजार, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये कोक्स बाजार है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो एकदम यहाँ पर ये छोटा सा एरिया ये कोक्स बाजार वाला एरिया है। तो यहाँ पर कई बार इनके बीच में गोलीबारी होती रहती है, क्योंकि अराकान आर्मी का मेन एरिया है ये। तो एक तो टेक्नॉफ वाला एरिया और एक कोक्स बाजार, इसमें अराकान आर्मी और बांग्लादेशी जो बल हैं उनके बीच कई बार गोलीबारी हो जाती है। ये जो म्यांमार का एक जातीय सशस्त्र समूह है, इसका अराकान आर्मी का ये मानना है कि हम म्यांमार के एक्चुअल में रहने वाले हैं, म्यांमार की एक्चुअल जो जनसंख्या है वो हमारी है, हमारा कब्जा इस पे होना चाहिए। आपको याद होगा वहाँ म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, तो वहाँ तख्ता पलट होने के बाद इन लोगों का जो है वहाँ की म्यांमार की आर्मी से भी लड़ाई चलती रहती है। जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ तब से इनका म्यांमार की जो सेना है उनसे भी लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि म्यांमार की सेना का वहाँ पर शासन चल रहा है। इनका मानना है कि हमारा देश है, हम यहाँ के एक्चुअल बासिंदे हैं, तो ये अपने लिए लड़ रहे हैं। और ये एक तरह से जो इनका क्षेत्र है उसी में इनका खास तौर से कब्जा है, लेकिन ये अपने लिए लड़ रहे हैं कि हमारा देश है, हम यहाँ पर शासन करेंगे। जो बांग्लादेश की सीमा है वो 271 किलोमीटर लंबी है जो इसके साथ लगती है। जो म्यांमार है, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा ये 271 किलोमीटर के समथिंग है, या 168 मील आप कह सकते हैं, 271 किलोमीटर लगती है, जिससे म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा। जो एजेंसी है इसमें छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एपी एजेंसी म्यांमार की सेना से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूह में से एक है। इसकी पश्चिमी शहर मोंगडा, इसमें अंतिम सेना चौकी पर कब्जा करने का भी इन्होंने दावा किया है। म्यांमार में टोटल कितने ग्रुप चल रहे हैं? 11 चल रहे हैं। टोटल जो इस तरह के ग्रुप हैं वो 11 ग्रुप हैं जो म्यांमार की आर्मी से भी लड़ रहे हैं, अब ये बांग्लादेश की तरफ भी बढ़ चुके हैं। इस 11 ग्रुप में से एक है अराकान आर्मी, और ये अराकान आर्मी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, खास तौर से हिंदू और बौद्धों के लिए, उन पर होने वाले अत्याचारों के लिए।
इसमें बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी जो सीमा है पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया है, इनका ऐसा कहना है। अभी जो बांग्लादेश है उनका कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया है। इनके द्वारा कब्जे करने से समूह का रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर नियंत्रण पूरा हो गया। ये पूरा कह रहे हैं कि हमने रखाइन राज्य के उत्तर वाले हिस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश से अभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। हालांकि इस पर बांग्लादेश सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। तो ये रखाइन प्रांत भी आप याद रखेंगे, अराकान सेना भी। इसकी ताकत कैसे बढ़ रही है, यह अंदाजा लगाया जाता है कि जो अराकान आर्मी है इसको चाइना फंडिंग करता है। क्यों? क्योंकि चाइना यहाँ पर अराजकता फैलाना चाहता है। बांग्लादेश भी शांत ना हो जाए, भारत भी शांत ना हो जाए, म्यांमार भी शांत ना हो जाए, क्योंकि हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, आप अगर IR पढ़ते होंगे तो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको सबको उलझा कर रखता चीन। जैसे पाकिस्तान को इतना कर्ज दे दिया, उसको कर्ज में डुबो दिया, वो परेशान है। इधर बांग्लादेश को परेशान कर रखा है, इधर म्यांमार पे। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, आपने नेपाल की भी न्यूज़ सुनी होगी, नेपाल भी उसके पल्ले में चला गया था। तो ये क्या करता है, बहुत सारे जो मतलब इसके स्पेशलिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि चाइना यहाँ पर अराजकता फैला रहा है। तो जो अराकान आर्मी है इसने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और उनकी नजरें अब बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों पर हैं, ये भी रिपोर्ट आ रही है। और बांग्लादेश इस टाइम कमजोर स्थिति में है क्योंकि वहाँ पर अराजकता फैली हुई है, सरकार कोई है नहीं इस तरह की, सो कॉल्ड सरकार है जो चल रही है उसे, और ख़ास तौर से वो पाकिस्तान के एजेंडे पे चल रही है। जो इस टाइम की मोहम्मद यूनुस वाली सरकार है वो पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रही है, भारत को परेशान करने के लिए, और वहाँ पर खास तौर से हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। मोंगडाब जैसे क्षेत्रों में सफलता के बाद उनकी रणनीति बेहद आक्रामक हो चुकी है। इन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, अब वो आक्रामक रूप से बांग्लादेश के अंदर घुस रहे हैं। ये बांग्लादेश की कमजोर सीमाओं का फायदा उठाकर सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। तो जो अराकान आर्मी है उसका मेन फोकस क्या है, सेंट मार्टिन आइलैंड, और अगर यहाँ पर वो घुस गई तो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है, बिना लड़े, बिना अपने संसाधन खराब करे, बिना अपने सैनिकों को कोई नुकसान पहुंचाए भारत की जीत होते नजर आएगी अगर इसी तरह से आर्मी आगे बढ़ती रही। तो ये रणनीतिक है। जो रोहिंग्या संकट है उसने काफ़ी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश म्यांमार सीमा का संकट रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है। मैंने भी आपको बताया था जो म्यांमार के वहाँ पर मतलब बॉर्डर पर ही हैं, वो जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं उनसे भी ये जुड़ा है। जो अराकान आर्मी है उसका ये कहना है कि रोहिंग्या के अंदर जो वहाँ पर शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उनके कैंप में बहुत सारे कट्टरपंथी लोग हैं जो पाकिस्तान समर्थित हैं, अलकायदा समर्थित हैं, तो उनके संबंध उनसे ये बताती है। इसका आरोप है कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में कट्टरपंथी संगठन जैसे RSO या रोहिंग्या सॉलिडेटरी ऑर्गेनाइजेशन और ARSA अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, ये सब क्या हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। ये दोनों ग्रुप जो बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनके अंदर एक्टिव हैं, और ये जो दोनों ग्रुप हैं ये अराजकता फैलाते हैं, कट्टरपंथ फैलाते हैं, और इनके जो तार हैं वो पाकिस्तान के अलकायदा वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन संगठनों पर आरोप है कि वे रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने संगठन में शामिल करते हैं और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो जो रोहिंग्या है वो तो उनके पास कोई काम नहीं है, कोई उनका कुछ है नहीं, तो वो तो शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज हैं, उनको अपने संगठन में शामिल करके उग्रवाद फैला रहे हैं। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रही हैं, तो इसी वजह से ये लोग बांग्लादेश से बदला ले रहे हैं। जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड का महत्व हमेशा से विवादों का केंद्र रहा है। अराकान आर्मी की हालिया गतिविधियों के कारण बांग्लादेश को डर है कि वो इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर सकती है। तो बांग्लादेश को लग रहा है कि ये अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब हो सकता है ये बंगाल की खाड़ी में जो हमारा सेंट मार्टिन आइलैंड है, जिस पर अमेरिका ने भी अपना अधिकार थोड़ा सा मांगा था कि हमें दे दो, हम चाइना को घेर लेंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था, तो अब उसको खतरा लग रहा है कि हमारा ये जो आइलैंड है सेंट मार्टिन, इस पर कब्जा ना हो जाए। तो अगर इस पर कब्जा हो गया तो बांग्लादेश को काफ़ी लॉस होगा। यह आइलैंड न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसका जो नियंत्रण है क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए भी अहम है। यानी कि जो मार्टिन आइलैंड है इस पर नियंत्रण जो है यानी कि समुद्री व्यापार पर नियंत्रण हो जाएगा। अगर इस आर्मी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो उनका जो आसपास का समुद्री व्यापार है वो प्रभावित कर सकते हैं, बाकी देशों को भी इससे खतरा हो सकता है। तो खासतौर से व्यापार पे कब्जा हो जाएगा। आपको पता ही है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी काफ़ी खटास आई हुई है।
बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देने के आरोप लग रहे हैं। जो भारत का विरोध करते हैं कट्टरपंथी संगठन, उनको हेल्प कर रहा बांग्लादेश, ये आरोप लगते हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि भारत के साथ बढ़ती दूरी का असर बांग्लादेश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। मतलब यह है, आपने कहावत सुनी होगी कि पड़ोसी से संबंध अच्छे होने चाहिए तो उस सारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। उसी तरह अगर भारत से बांग्लादेश के संबंध अच्छे होंगे तो इन ग्रुपों पर, इन संगठनों पर लगाम लगाई जा सकती है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जब से बांग्लादेश के रिश्ते खराब हुए हैं तब से उसके अंदर में भी हलचल मची और बाहर से भी उसको खतरा है। भारत को पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी सुरक्षा को भी खतरा रहता है, लेकिन भारत उसमें अपना देख लेता है। इसको लेकर बांग्लादेश की अस्थिरता से खतरा हो सकता है। जो बांग्लादेश में अस्थिरता होगी या म्यांमार के जो ग्रुप हैं बांग्लादेश की तरफ बढ़ेंगे तो उसी एरिया में हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन पर भी खतरा हो सकता है। तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए, भारत के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब 1971 का युद्ध हुआ था तो 16 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया था और फिर नया देश बना था बांग्लादेश। इसके दौरान भारतीय सेना की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए सेना ने विजय दिवस पर एक कड़ा संदेश दिया है, तो हम इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जब 1971 के 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान 2 पार्ट में बटा हुआ था, आपको पता है, तो यही पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया था, बांग्लादेश। तो इसी को हम बनाते हैं विजय दिवस के रूप में। तो 16 दिसंबर को जब हमने विजय दिवस के रूप में बनाया तो हमारी सेना ने भी कड़ा संदेश दे दिया है कि हम इससे हटने वाले नहीं हैं और इसमें जो बांग्लादेश है वो अपने अंदर में अपनी सिस्टम को सही कर ले। बांग्लादेश के सामने क्या विकल्प है? अब एक गंभीर आत्ममंथन का है कि जो केवल अराकान आर्मी के हमलों से निपटना होगा बल्कि रोहिंग्या शिविरों में पनप रहे जो कट्टरपंथ है उनसे भी खात्मा करना होगा। यानी कि अब जो है बांग्लादेश को अराकान आर्मी से निपटना है, यानी कि बाहरी हमलों से निपटना है। फिर जो अपने अंदर में रोहिंग्या रिफ्यूजीज कैंप हैं उनमें जो कट्टरपंथ पनप रहा है उनसे भी निपटना पड़ेगा, नहीं तो वो चारों तरफ से घिरता जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उस पर भी इसको हल करने के लिए विचार करना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर हालात नहीं संभले तो बांग्लादेश एक बार फिर क्षेत्रीय अस्थिरता के केंद्र में आ सकता है। तो बांग्लादेश में क्षेत्रीय अस्थिरता हो सकती है। इधर से भारत बार बार दबाव बना रहा है कि हिंदूज पर हमला कम करो, बंद करो इसको, उधर से रोहिंग्या घुस जाएंगे अंदर और आंतरिक स्थिति भी उसकी खराब है, वहाँ भी अराजकता फैली हुई है। तो ये था आज का टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो विदेश नीति है, पड़ोसियों के साथ नीति है या इंटरनेशनल रिलेशन आप कह सकते हैं, उससे संबंधित ये मुद्दा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से के लिए भी हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।